ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए आपको सीधे रुक करते हैं। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीएम भूपेश बघेल शामिल हैं। तब भी हमारी धान का जो हमने 2500 रुपये जो घोषित किया और केंद्र सरकार का बार बार आग्रह की जो 1815 रुपया है उनके सपोर्ट प्राइस, उससे ज्यादा आप 1 रुपया भी नहीं दे सकते। तो ये वह वो की स्थिति थी। तब हम लोगों ने रास्ता निकाला कि हमारे धान का किस तरीके से हमको उपयोग करना चाहिए। हमारे पीडीएस और जो केंद्रीय योजनाओं के तहत एफसीआई को हम चावल देते हैं, वो लगभग 46 लाख मीट्रिक टन के आसपास होता था। कोविड के चलते 4-5 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त हम लोगों को अनुमति मिली। 51 लाख मीट्रिक टन के आसपास का चावल हम लोगों ने गरीबी योजनाओं के लिए और केंद्रीय योजनाओं के लिए उपयोग किया। तब भी हमारे पास चावल शेष था और लगातार चूंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता, सरकार का लगातार सहयोग से पिछले साल की तुलना में फर्टिलाइजर भी किसानों ने ज्यादा लिया, सीड भी किसानों ने ज्यादा लिया। उनका जो लोन है, शॉर्ट टर्म लोन और केसीसी, वो भी लगभग 31% ज्यादा पिछले साल की तुलना में किसानों ने लिया है। तो इस साल भी धान का उत्पादन छत्तीसगढ़ में व्यापक होने वाला है। तो जब कल वर्चुअल मीटिंग में आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ को लाभ होगा, तो कल भी मैंने कहा छत्तीसगढ़ के किसानों को अगर लाभ देना है तो हमारी मांग है कि हमारा जो खरीफ का शेष धान रहता है और हम लोगों ने विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का काम छत्तीसगढ़ में शुरू किया है। पिछले साल भी लगभग 1 लाख हेक्टेयर में हमारा समर पेडी का उत्पादन हम लोगों ने किया है और उसका भी टोटल उत्पादन अगर आप मानेंगे तो 28-30 लाख मीट्रिक टन धान का हमारा उत्पादन होता है। केंद्र सरकार अगर छत्तीसगढ़ के किसानों को सीधा लाभ देना चाहती है तो मैं आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जो बायोइथेनॉल के प्लांट की अनुमति उन्होंने केवल अभी, फिर से सुन लीजिए, केवल अभी जो एफसीआई को उन्होंने दिया है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ के किसानों के खरीफ और रबी के फसलों का उत्पादित धान को खरीदने के लिए थ्रू एफसीआई या केंद्र सरकार के किसी भी एजेंसी के माध्यम से यहाँ मैकेनिज्म तैयार करें। छत्तीसगढ़ के किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपया प्रति क्विंटल जो धान का दे रही है, उस हिसाब से केंद्र सरकार हमारा पेमेंट करे, छत्तीसगढ़ के किसानों की धान की खरीदी करे और जहां केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार की अनुमति अनुशंसा से जहां बायोइथेनॉल का प्लांट लगाए, तभी छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ हो सकता है। अन्यथा केवल बात करने से, केवल घोषणा करने से, जैसा हम लोग लगातार देख रहे हैं, कोरोना के संक्रमण की शुरुआत में 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई है और 20 नया पैसा आज तक किसी भी पक्ष को 20 नया पैसा, फिर से बोल रहा हूं, आप पता कर लीजिए, 20 लाख करोड़ के पैकेज में 20 नया पैसा आज तारीख तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। या अभी बायोइथेनॉल की घोषणा अगर केंद्र सरकार की इसी प्रकार होगी तो छत्तीसगढ़ को कोई लाभ नहीं होने वाला है। उसके बावजूद भी अगर केंद्र सरकार चाहती है, हम उनसे आग्रह करेंगे हमारे खरीफ और रबी के पूरे धान की खरीदी के लिए अपना मैकेनिज्म तैयार करें, किसानों को पर्याप्त कीमत दे और छत्तीसगढ़ में बायोइथेनॉल प्लांट लगाने के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करके जहां भी स्थान नियत हो, जहां राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उन जिलों में स्थापित करें, तभी छत्तीसगढ़ के किसानों को इससे सीधा और ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। अन्यथा केवल घोषणाएं रहेंगी तो मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ के किसान इसको कभी माफ नहीं करेंगे। अमरजीत जरा आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार माननीय प्रदीप जी, रामगोपाल जी और सभी कृषि साथी, वास्तव में आज का जो विषय है प्रेस
आज का जो विषय है, अभी नवरात्रि चल रहा है ना। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दिशा और दशा तय करने वाला कि छत्तीसगढ़ का जो धान का कटोरा एक पहचान है। यहाँ से जो सेंट्रल पूल और स्टेट पूल में खपत होने के बाद शेष धान जो बचता है उसका उपयोग से संदर्भ में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब से सत्ता संभाले, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली, उसी दिन से छत्तीसगढ़ के बारे में उन्होंने चिंता करना शुरू किया, यहाँ के किसानों के बारे में चिंता करना शुरू किया और लगातार केंद्र से वार्ता और पत्राचार जारी है। पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय कृषि मंत्री जरूर भैया और हम भी गए थे। जिस प्रकार से वहाँ पर प्रयास हुआ कि शेष जो धान बचता है उसका हम उपयोग इथेनॉल बनाने में कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि शक्कर और अन्य जो प्रोडक्ट उसके साथ जो इथेनॉल बनाने की जो रेट है उसके समतुल्य धान के से जो इथेनॉल बनेगा उसका भी रेट तय करें और अनुमति प्रदान करें ताकि हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अधिक से अधिक आर्थिक रूप से उनको संपन्न करने के लिए दिशा में हम काम कर सकें। और एक कहावत है, जहाँ चाह है वहाँ राह है और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रयास से आज इस संभव हो रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ और आप सबको कि कोई भी विषय राज्य से संबंधित हो जिसमें राज्य का आर्थिक संबंध हो, राज्य की स्थिति सुधरनी हो, इसके लिए आप सब लोगों का भी नैतिक जिम्मेदारी कि इसको नए पूरा हाइट मिले, इसको ऊंचाई मिले, इसको महत्व मिले। इसके लिए इसको अपने समाचारों के माध्यम से जितना बन धन्यवाद जी। आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय अमरजीत जी, आदरणीय रुद्रगुरु जी, भाई शैलेश जी, भाई प्रदीप शर्मा जी, रामगोपाल अग्रवाल जी और हमारे बहुत सारे आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, रमेश बुलवाने जी और कुछ हमारे कोरोना काल के कारण से डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अनुशासन में बैठे हुए हमारे और प्रवक्तागण, साथ ही उपस्थित सभी पत्रकार साथियों। अभी लगातार देश में जो स्थिति बनी है उसकी चर्चा हो रही है। कृषि कानून, ये दरअसल कृषि कानून नहीं है बल्कि पूंजीपतियों को लाभ देने का कानून है। पहली बार ये हुआ है कि किसी भी राजनीतिक दल ने न ही किसी किसान संगठन ने यह मांग की है कि कृषि कानून में बदलाव किया जाना चाहिए, लेकिन ये हुआ। इसी बीच में बलियान जी आए थे और उन्होंने चुनौती दी थी। हमारी चुनौती तो पहले अकबर जी ने यही चुनौती उसकी स्वीकार की थी कि किसी भी मंच में आ जाइए, स्थान और समय आप तय करें, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। बलियान जी ने एक बात कही, धान खरीदी करने के लिए, अनाज खरीदी करने के लिए पूरे देश में जो व्यवस्था है वो एफसीआई की है और राज्य सरकार एजेंसी के रूप में काम करती है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही और यही बात मैं विधानसभा सत्रों में अनेक बार मैं इसको विधानसभा में भी कह चुका हूं कि राज्य सरकार एजेंसी है। जैसे राज्य सरकार की एजेंसी मार्फेड है, उसी प्रकार से अनाज खरीदी करने के लिए भी एक माध्यम है राज्य सरकार। केंद्र सरकार एमएसपी तय करती है और अनाज संग्रहण करने का काम भी एफसीआई के माध्यम से भारत सरकार करती है। पहली बार उन्होंने स्वीकार किया। सवाल इस बात का है कि जब एजेंसी हैं और अनाज यहां खरीदना है तो फिर ये कैप क्यों लगाया जाता है कि आप 24 लाख मीट्रिक टन ही आप चावल देंगे एफसीआई में। राज्य सरकार को जितना जरूरत है करीब 24 लाख मीट्रिक टन राज्य सरकार को आवश्यकता होती है और 24 लाख टन एफसीआई भारत सरकार खरीदेगी।
तो फिर बचत धान कहां जाएगा? इस मामले में जब सवाल किया गया तो भारत सरकार के अधिकारी बोले कि ये तो बदल गया है, अब जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है। ये उस समय बदला जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 14 जून 2014 को, जून 2014 में उन्होंने पत्र लिखा कि जो राज्य सरकार बोनस देगी वहां से अनाज नहीं खरीदे जाएगा। वो न लोकसभा में आया है न किसी एक संशोधन किया है, एक आधिकारिक आदेश ये जारी हो गया और फिर अनाज खरीदी, जहां बोनस देना है वहां अनाज खरीदी बंद हो गया। हम लोग आंदोलन किए, आप सबको पता है, लगातार आंदोलन किए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते रहे कि यदि आप बोनस नहीं दोगे तो हम क्षेत्र में किसी गांव में नहीं घुस सकते। और उस समय 2017-18 में 2 साल के लिए बोनस की अनुमति दी, उसमें छूट दी गई और 300 रुपया बोनस उन्होंने दिया। और उसी का लाभ हमको 2018 जब चुनाव 2019 में जब हम सरकार में आए तो 25 रुपये में धान खरीदी किए, क्योंकि उसमें छूट मिला हुआ था। उसके बाद फिर जब 2019 में खरीदी करना, 19-20 में खरीदी करना था, हमने अनेक बार पत्राचार किया पासवान जी को, जो अब नहीं रहे, दिवंगत हो गए, तत्कालीन हमारे खाद्य मंत्री। फिर कृषि मंत्री के पास गए, कृषि मंत्री के पास तो हमारे खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री साथ में गए, रात में मीटिंग हुई, हम लोग चार्टर प्लेन करके गए, भैया कि हमारा धान तो खरीद लो, अनुमति तो दे दो। उन्होंने टस से मस नहीं हुए और उन्होंने हमको अधिक धान लेने से इनकार कर दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई सरकार और उसके कृषि राज्य मंत्री बयान में जो विरोधाभास है, इससे स्पष्ट हो जाता है। दूसरी बात, जब हमें पत्र मिला कि अब ये जो बोनस देंगे वहां धान खरीदी नहीं करेंगे, तो हमारे सामने समस्या थी कि छत्तीसगढ़ में तो बरसात में धान के अलावा कोई दूसरा होता नहीं। बहुत हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, इसके अलावा कोई फसल ले नहीं पाते। हमारे पास 2 मानसून है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी का, दूसरा हमारे मानसून जो केरल और मुंबई से आती है। तो 2 मानसून हमारे यहाँ से बरसात अधिक होती है, तो हमारे दूसरे फसल ले ही नहीं सकते। हमारी परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति उस प्रकार से है। लेकिन केंद्र सरकार मानी नहीं। तब हम लोगों ने सोचा कि इस धान का खपत क्या करना, हम किसान को जो वादा किए उसे धोखा नहीं दे सकते, उसका दूसरा रास्ता क्या है। फरवरी 2019 में सबसे पहले न्यू सर्किट हाउस में हमने कार्यशाला आयोजित की, जिसमें बैंकर्स भी आए थे, जिसमें वैज्ञानिक भी आए थे, कृषि वैज्ञानिक भी आए थे, कृषक समाज के लोग, संगठन के लोग भी आए थे, हमारे अधिकारी भी थे। दिन भर कार्यशाला चला कि आखिर प्लांट किस प्रकार से होगा, इसमें इथेनॉल कितना निकलेगा, और इथेनॉल के बारे में बता दे। रविशंकर यूनिवर्सिटी के प्रयोगशाला में इसको निकाला गया, पंजाब यूनिवर्सिटी में भेजे, वहाँ पता किए दुनिया में कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, उसके बारे में जानकारी। लगातार हम लोग कोशिश करते रहे और हमने भाई भारत सरकार को पत्र लिखा कि भाई हमको पेडी से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए। जब आप चावल हमारा नहीं खरीद रहे, धान हमारा नहीं खरीद रहे, हमको अनुमति दे दो ना भाई, हम खरीदेंगे और हम क्या उपयोग करेंगे, इसकी भी अनुमति आप नहीं देंगे। ये कौन सी बात हुई? प्रधानमंत्री की पत्र लिखा, खाद्य मंत्री को पत्र लिखा, पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखा, कृषि मंत्री को पत्र लिखा, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंटल ये अनुमति लगनी है, कृषि से भी, खाद्य से, पेट्रोलियम से। लगातार हम लोग संपर्क करें, व्यक्तिगत रूप से भी जाके मिले हैं और पत्राचार भी किए, टेलीफोनिक भी बात की, तब जाके ये स्थिति बनी कि हाँ इसकी अनुमति दी जा सकती है। दी जा सकती है तो फिर इसका रेट क्या होगा? तो रेट जाके अब जाके 54 या 54 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ये लोग खरीदेंगे। नहीं तो धान के इसके पहले कोई रेट नहीं था, मतलब शुगर केन का था, भूसी से था, गन्ने के छिलके से था, उससे जो पेट्रोलियम निकलना उसका रेट तय था। लेकिन धान से जो इथेनॉल बनेगा उसका रेट भारत सरकार ने, इंडियन ऑयल ने तय नहीं किया था। वो लगातार हम लोगों का आग्रह, दबाव
से ही ये संभव हो पाया। और आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है, पिछले महीने हम लोगों ने 4-6 फैक्ट्रियों से हमने एमयू कर लिया। वो प्लांट पेडी से एथेनॉल बनाने के प्लांट के लिए हमारा अनुबंध हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ देखिए किसी पे किस प्रकार से ये लोग कुठाराघात कर रहे हैं कृषकों पर। जो शुगर फैक्ट्रियां हैं उस पर भी उन्होंने कैब लगा दिया है कि आप इससे ज़्यादा शक्कर उत्पादन नहीं कर सकते। तो हमने उन फैक्ट्रियों में भी एथेनॉल बनाने के लिए टेंडर किया था, वो भी स्वीकृत हो गए हैं। तो अब हम गन्ना से भी एथेनॉल बनाएंगे छत्तीसगढ़ में और धान से भी एथेनॉल बनाएंगे, क्योंकि शांता कुमार की जो रिपोर्ट है, आज भले पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, उसके कारण से भले भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई सरकार बैकफुट में है कि हम एमएसपी बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन शांता कुमार की रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि वो एफसीआई के जो दायरा है उसको सीमित करना चाहते हैं, वो एमएसपी बंद करना चाहते हैं, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली बंद करना चाहते हैं, मंडी खत्म करना चाहते हैं, किसानों को खत्म करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं। ये सारी बातें आ चुकी है और देर सवेर एमएसपी बंद होने वाला है। ऐसे स्थिति में हम छत्तीसगढ़ के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ये एथेनॉल प्लांट हम यहाँ लगा रहे हैं, बड़ी संख्या में हम लगाएंगे ताकि किसानों को कभी भी धान बेचने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि हरित क्रांति, इंदिरा जी ने जो हरित क्रांति का जो आह्वान किया और पूरे देश के किसानों ने जो अनाज उत्पादन किया, आज स्थिति ये है कि एफसीआई में अनाज रखने की जगह नहीं है। 3 साल तक के अनाज पूरे हिंदुस्तान को खिलाया जाता था, इतना अनाज हमारे पास है, लेकिन उसका क्या उपयोग हो, उसका वैल्यूडेशन किस प्रकार से हो, इसके बारे में भारत सरकार मौन थी। तब हमारे साथियों ने, चाहे प्रदीप शर्मा जी हों, रोहित चौबे जी हों, कि 6,000 रुपया